एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश कुमार जी एक्शन में क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं बिहार शरीफ गए? आपने लोगों को शांत क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं सासाराम गए? पुलिस वाला ने साथ दे रहा है हमारे साथ। सारा सामान जल गया, हमारी नहीं गया, हमारा मरद में नहीं है, हम के सहारे हम जिएंगे। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। और तेजस्वी जी कहाँ है? वो भी गायब है। तो ये उदासीन प्रशासन है। क्या राजनीति है? बिहार के लोग सब लोग समझदार हैं और समझ रहे हैं कि कौन कौन लोग जो है इस तरह का काम जो है लोग करवाते हैं। अब प्रशासन है तो दोनों तरफ करवाए कीजिए। मस्जिदिया जला दल के हमारा गलिया मार दल के हमारे बीच में से किसी न किसी को खरीद करके बर्बाद करने का प्रयास करेगा। आप इन जले हुए पन्नों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि जब भी कोई दंगा होता है, सांप्रदायिक तनाव होता है, तो जलती है सभ्यता, जलता है वो ज्ञान। सवाल उठते हैं, उंगलियां उठती हैं पूरे के पूरे समाज पर। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। एक तरफ राज्यों में होने वाली हलचल है और दूसरी तरफ 2024 का एजेंडा। राज्यों में जिस तरह की घटनाएं होती हैं उसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस बात को लेकर उंगली उठाती हैं कि 2024 का एजेंडा सेट किया जा रहा है। पर क्या वाकई 2024 को लेकर मौजूदा गतिविधियां क्या कहती हैं और क्या कहते हैं इन सभी राज्यों में अब तक के लोकसभा के आंकड़े? देखिए इन सभी मुद्दों पर श्वेत पत्र। दंगे सुनियोजित या अनियोजित? में भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये बिहार है और बिहारी जो है उल्टा जो करेगा उसको सीधा कर देगा। हिंसा प्रायोजित या सामाजिक? जो दंगे हुए नहीं बिहार में, दंगे कराने का प्रयास किया गया। नीतीश कुमार जी एक्शन में क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं बिहार शरीफ गए? आपने लोगों को शांत क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं सासाराम गए? और तेजस्वी जी कहाँ है? वो भी गायब है। तो ये उदासीन प्रशासन है। बलवा संयोग या प्रयोग? ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। और दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है, एजेंट है। दोषी देखिए कोई भी हो, ये पक्ष हो या वो पक्ष हो, लेकिन ये न्यायिक जांच इसलिए नहीं कराएंगे, इनको मालूम है कि इनकी जो प्रशासनिक विफलता है वो उजागर हो जाएगी। जो प्रश्रय दिया जा रहा था एक समुदाय विशेष को, वो एक्सपोज हो जाएगा। सवाल कई हैं, जवाब मुश्किल है, लेकिन दहशत और नफरत के अंधेरों में कुछ इशारे साफ साफ नजर आ रहे हैं। क्या सांप्रदायिक हिंसा के जरिए 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट करने की कोई कोशिश कर रहा है? क्या सियासी तौर पर हिंदू मुसलमानों को लड़वाया जा रहा है? क्या ये उपद्रव वोटों का ध्रुवीकरण करने की साजिश है? पर बिहार में हंगामा केवल कानून व्यवस्था को लेकर नहीं है। बिहार में बवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी है और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी।
नीतीश इसीलिए क्योंकि कभी वो लाल किले की तस्वीर के सामने इफ्तार करते नजर आते हैं तो कभी इफ्तार के समय मौलाना सियासी दुआ पढ़ते हैं। उसको क्या मॉडल बनना जिसमें सबसे ज्यादा रक्तपात हुआ। मॉडल तो वो बनता है जहां रक्त रोक दिया गया हो, जहां अन्याय रोक दिया गया हो, उसको ना मॉडल बनना चाहिए। अल्लाह पाक बिहार को मॉडल बना। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर हंगामा इसीलिए है क्योंकि वो दंगे के दौरान बिहार आते हैं, मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल से बात करते हैं। अमित शाह जिंदाबाद। मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। बीजेपी के जो मास्टरमाइंड है, इसमें जो उनके डेमोगेग हैं, उन लोगों का ये दस्तूर रहा है। गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, सब इसके सामने है। तो बिहार की जनता इस बात के लिए होशियार है, सतर्क है। उसने प्रयास किया, लेकिन यह दंगा फैला नहीं। हमारे बीच में से किसी न किसी को खरीद करके बलवा कराने का प्रयास करेगा। आज श्वेत पत्र में बिहार में उपद्रव के परिप्रेक्ष्य में बिहार के सामाजिक ताने बाने और 2024 के एजेंडा का पूरा विश्लेषण ग्राउंड जीरो से सबसे विश्वसनीय ग्राउंड रिपोर्ट श्वेत पत्र। दूसरे राज्यों में बदलती हैं सरकारें, बिहार में बदलता है गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी भले ही यहां पर सत्ता में नहीं है, लेकिन पिछले लोकसभा के नतीजे कई लोगों के लिए चौंकाने वाले और उसके लिए उत्साह बढ़ाने वाले थे। अब 2024 के आम चुनावों से पहले क्या बिहार का बदला हुआ स्वरूप यहां की सरकार का उसके नतीजों पर कोई प्रभाव डालेगा? क्या फिर अगर यह आरोप लगाया जाता है कि ये 2024 की ही तैयारी है, वो कितना गलत और कितना सही है? हमारा बच्चा गया आटा लेने के लिए है, और उधर लाव्या गया उधर, तो हम सब पुलिस इधर आ गया। हमारा बच्चा के कान में सुन गया कि पुलिस आ गया। वो बुतरू अधरे मुझे भागा था, मार दिया हमारे बच्चा को अधरे है, मार दिया हमको बच्चा को अधरे। बताइए ये क्या सलूक होना चाहिए? उसकी एक तरफ कार्रवाई करेगा, नहीं आप दोनों तरफ का, आप प्रशासन है तो दोनों तरफ कार्रवाई कीजिए। मस्जिदिया जला दल के, मैं गोलियों मार दल के कुल के। लड़का 15 साल अभी पूरा नहीं होले बेटी। अब देखो गेल सौदवा लावे लगी, सौदवा मार दल के। हाँ गोली लग गई। हाँ कैसे मार दल के बउआ। दंगों को लेकर राजनीति देश प्रदेश में उबाल मार रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दंगों के लिए सीधे तो किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने ये जरूर कह दिया कि कौन हिंसा करवाता है ये सबको पता है। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझ करके। तो इसलिए हमने कहा पूरे तौर पर देखिए। नीतीश कुमार के इधर और उधर के ठीक बीचों बीच बीजेपी को सियासत का बड़ा क्षेत्र मिल गया। पर बात इतने पर रुकी नहीं। दंगों से इनकार और लाल किले की तस्वीर के सामने रोजा इफ्तार कर नीतीश ने मौके पर मौके दिए। बिहार में शासन का अच्छा खासा अनुभव है। अब भले दिल्ली का रुख है, लेकिन इस समय पटना में मेरे साथ हैं। ज्यादा आपत्ति सुशील मोदी जी किस चीज से है? इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री का जाना, लाल किले के सामने वो तस्वीर होना, या फिर दंगों से जुड़ी हुई उनकी प्रतिक्रियाएं? नहीं, देखिए इफ्तार में जाना कोई गुनाह नहीं है। इफ्तार तो मैं भी करता हूँ, हर साल करता हूँ। और देखिए मेरी आपत्ति किसी चीज़ पर नहीं है
यानी फोटो खिंचवाया तो ठीक है, ये जाकर कल व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर कोई फोटो खिंचवा ले या कोई होर्डिंग लगा दे जदयू कार्यालय के बाहर, तो कोई अमेरिका का राष्ट्रपति थोड़ी हो जाएगा। तो केवल एक नारा लिख देने से या नारा लगा देने से देश का नेता कैसा हो, पीएम जैसा कैसा हो, तो बोलने से थोड़ी कोई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हमारी आपत्ति केवल अगर है तो सासाराम और नालंदा में जो कुछ हुआ, और नालंदा जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और केवल इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर दिया होता। और देखिए नालंदा के जिस इलाके में घटना घटी, यहाँ पहले भी तनाव हर साल बना रहता है, लेकिन इस बार घटना घटने का मुख्य कारण दोनों जगहों पर कि फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, होमगार्ड के जवानों को आपने खड़ा कर दिया। जो संवेदनशील इलाके हैं, लहरी थाना से आगे का जो इलाका है, अगर जो घरों की छतों पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया जाता और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी की एक दीवार जैसी बना दी जाती, तो किसी की हिम्मत थी क्या कि एक पत्थर भी कोई फेंक सकता था? लेकिन ये सरकार का निकम्मापन है, सरकार की अक्षमता है, और अब आरोप हम पर लगा रहे हैं। और 3 दिन के बाद फिर हिंसा हो जाती है, 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों में, घरों में आग लगा दी जाती है, घरों में घुसकर लोगों को मारा पीटा जाता है। तो ये कैसा शासन है, ये कैसा प्रशासन है? तो ये तो आपका फेल्यूर है। इतनी बड़ी घटना जिस शहर में हो जाए, और जिस शहर का पुराना इतिहास रहा है, इसके पहले भी 89 वगैरह में वहाँ दंगा हो चुका है, और हर बार रामनवमी और तजिया के समय में वहाँ पर तनाव होता है, वहाँ पर 144 क्यों नहीं लगाया? और नीतीश कुमार की पकड़ समाप्त हो गई है प्रशासन पर से। जब उनकी बात न एसपी मानता, न सुनता है, न इसलिए राज्य में रोज लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं घट रही हैं, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए बहुत चिंता का विषय कि धीरे धीरे बिहार जो है वो अराजकता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। बीजेपी ने सीधा प्रहार किया है। प्रहार सुशासन बाबू की छवि पर, उस छवि पर जिसके आधार पर नीतीश 2024 में मुमकिन है विपक्ष का चेहरा बनने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सवाल तो उनके अपने क्षेत्र नालंदा में लोगों ने उठाए थे जब हिंसा भड़की थी। कोई पुलिस वाला नहीं साथ दे रहा हमारे साथ। हमारा लड़का ये देखो मट्टी मंजिल में ले गया, हमारा लड़का के क्या किया उसको, उसने हिलसा ले गया, गया ले गया, जहानाबाद ले गया, बेगरपुंटा के हमको बुतरू के पानी तक के नहीं पुलिस दिया। सीढ़ी लगा के कोठा पर सब आदमी के खींच के ले जा रहा है। अब अखने दिन भर आदमी बाहर जने तने बेटा भतार सबके होल है, हमारे सब जनी ने कुलदुआरी पर बैठल लिए, थुआरी बैठल ही ने। महिलाएं कह रही हैं कि जो पुरुष हैं घर के वो कहाँ हैं वो पता नहीं, तो इसीलिए सारी महिलाएं एक साथ यहाँ पर आप बैठे हुए देख रही हैं। पुलिस यहाँ पे सुरक्षा के लिए आ रही है कि कुछ नहीं? सुरक्षा के लिए आई तो ठीक है, ले आओ तो जेंट्स बन के खींच के ले जाए, यहाँ सीढ़ी लगा तो कैसे सुरक्षा सामने समझ सके? हमने घर में छतियो हो गए, हमने उल्टे मार धार के भगा दे, खंदबो भागा तो खंदा से लपेट के पेने भगावा। तो क्या सचमुच प्रशासन कुछ नहीं कर सका, या फिर बात कुछ और ही है? बीजेपी का सीधा आरोप है कि जानबूझकर किसी ने हिंसा को रोकने के लिए कुछ किया ही नहीं। शासन पर बैठे लोग लोगों की जिंदगी की सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, प्रशासनिक अराजकता और भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं। सद्भाव, आपसी भाईचारा के बिगाड़ने का कोई भी प्रयास जो करेगा वो असफल होगा। नीतीश कुमार जी इन चुनौतियों से कोई समझौता नहीं करते हैं। बिहार को जाति पर वोट डालने के लिए जाना जाता है। ऐसे में वोटों के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात को क्या आंकड़ों में समझा जा सकता है? बिहार की कुल जनसंख्या 10 करोड़ 41 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। हिंदू बिहार की कुल जनसंख्या के 82.69% है। मुसलमान बिहार की कुल जनसंख्या के 16.87%। मुसलमानों की कुल आबादी 1 करोड़ 76 लाख है। अब एक और आंकड़ा देखिए, जिसके अनुसार बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी में हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 1991 से 2001 के सेंसस के आंकड़ों के अनुसार इन 10 सालों में बिहार में हिंदुओं की आबादी 27.11% बढ़ी, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 35.48% बढ़ी। वहीं 2001 से 2011 के बीच का सेंसस डेटा देखें तो इन 10 सालों में बिहार में हिंदू आबादी
24.61% बढ़ी, जबकि मुसलमानों की आबादी 27.95% बढ़ी। बीजेपी अक्सर बिहार में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी का मुद्दा उठाती रहती है, साथ साथ नीतीश कुमार को तुष्टीकरण के कटघरे में भी खड़ा करती है। अव्वल तो बिहार सरकार बिहार शरीफ और सासाराम में हुए उपद्रव को दंगा मानने से ही इनकार करती है, लेकिन हिंसा सांप्रदायिक थी, लिहाजा सवाल उठता है कि क्या जो हुआ वो प्रायोजित था? क्या इनका 2024 लोकसभा या 2025 में बिहार विधानसभा की चुनावी तैयारी से कनेक्शन है? मैं आपको कहता हूं, 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। दरअसल घटना बीत जाती है, दर्द रह जाता है। क्या बिहार में मतदाताओं के मन पर इसका असर छूटेगा? क्या चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था लोगों के मन में बड़ा मुद्दा बनेगा? जब अपने अपने कहूँ भी मुल्क में निकल जाएंगे लोग सर। सारा सामान जल गया, हमारी लड़कियां, हमारा मर्द भी नहीं है, हम के सहारे हम जिएंगे। हम लोग का दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? काहे यहाँ क्यों नहीं रह रही हैं? यहाँ कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। तो घर खाली करके जा रही हैं? हाँ, घर खाली करके। जब माहौल ठीक होगा तो यहाँ आया जाएगा, नहीं तो वहीं रह जाएगा। क्या हुआ था यहाँ पे? हुआ क्या? यहाँ पे रामनवमी के लेकर बहुत सारा लड़ाई हुआ, जो कि बम बारूद जो भी गोली है, फायरिंग पे फायरिंग करते गए लोग। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू समेत एनडीए को 125 सीटों पर जीत मिली थी। आरजेडी कांग्रेस समेत महागठबंधन को 110 पर। लेकिन अगर पार्टी के हिसाब से देखें तो 75 सीटों के साथ नंबर 1 पर रही आरजेडी और 74 के साथ दूसरे नंबर पर बीजेपी। लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तब एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। केवल एक सीट पर एनडीए उम्मीदवार को जीत नहीं मिली थी, वो सीट थी किशनगंज, जहां 70% मुस्लिम मतदाता है। कानून व्यवस्था का सवाल हर सरकार के सामने अहम होता है, क्योंकि भले ही सियासी उंगलियां एक दूसरे की तरफ उठती रहें, लेकिन सवाल उस प्रशासन पर जरूर उठेगा जहां पर किसी त्योहार से पहले कोई तैयारी नहीं की जाती। यहां पर इस बात को समझने की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा हो जाती है कि जब भी कोई दंगा होता है तो उसकी संरचना क्या होती है और उसके पीछे की सियासत क्या होती है। मेरा घर पर राखी बना दी सर, हम कहाँ जाए? मेरे परिवार 5 लड़की मेरे पास है, मेरा सवार मजदूरी कर। राजनीति में दंगों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर नया नहीं है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, इसमें दो राय नहीं। मृत्युंजय जी, अगर दंगे कहीं पर होते हैं, अगर इस तरह से हिंसा होती है, तो जिम्मेदारी किसकी होती है सबसे पहले? नहीं, निश्चित रूप से ये सरकार की जिम्मेवारी होती है और जवाबदेही सरकार की होती है। इसमें कहने में हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो दंगे हुए नहीं बिहार में, दंगे कराने का प्रयास किया गया। आपको ये छिटपुट हिंसा लगी? ये छिटपुट हिंसा ही इसे हम मान रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह रामनवमी के जुलूस निकलते हैं। हर राज्य का प्रशासन स्थानीय स्तर पर शांति समितियों की बैठक करता है, संवेदनशील इलाकों की पहचान करता है, सबका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। यात्रा कहां से निकलेगी, कहां जाएगी, रूट पहले से तय होता है। आयोजकों को यात्रा से पहले पुलिस प्रशासन से इजाजत लेनी होती है। फिर कैसे भड़कते हैं दंगे, और भड़के तो शांत करने में देरी क्यों होती है? यहाँ पर जब आग लगी तो आप लोगों ने पुलिस को खबर किया? हाँ, तो यहाँ पर जब आग लगी तो गार्ड हमारा यहाँ 4 गो था, 2 गो मुस्लिम 2 गो हिंदू, समझ गया। लेकिन चारों बढ़िया मिल से रहता है, चारों में कोई तरह का झगड़ा नहीं होता है। तो उसके बाद हम हिंदू वाला केस की भाई 500 आदमी हम भाग रहे हैं, तो भाग के वो लोग थाना वाला को बोले, तो थाना वाला
चलने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो हम कहेंगे ठीक है, जो आप लोग नहीं तैयार हुआ, डर गया। अच्छा, कि दंगाई है। हाँ, दंगाई है, कहीं मना नहीं जाए। तो जब नहीं तैयार हुआ तो हम कि ठीक है, जो आप लोग नहीं जाइएगा तो ठीक है, हम लोग 10-11 आदमी हैं कि जो भी है जिसको किराया लिए सब चलने के लिए तैयार हो गया। तो सब चलने के लिए जब तैयार हो गया तब हम लोग चले पैदले। संपूर्ण सासाराम क्षेत्र में धारा 144 लागू की जाती है। बिहार शरीफ और सासाराम में केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजा गया। 2 दिन की हिंसा के बाद रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी को आखिरकार फ्लैग मार्च के लिए उतारा गया और तब जाकर हिंसा नियंत्रित हुई। जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनसे कड़ाई से भी निपटेंगे, और जो अच्छे लोग हैं वो उनसे भी अपील करेंगे कि वो समाज में अपने जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो अपने बच्चों को समझाएं कि इस तरह के कार्यों में वो लिप्त ना हो। रामनवमी हिंसा के 2 दिन बाद गृह मंत्री जब नवादा पहुंचे तो राज्य सरकार पर जमकर बरसे। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। जब भी हिंसा होती है तो नुकसान आम लोगों का ही होता है। भले ही एक पक्ष अपनी सुविधा के अनुसार एक तस्वीर दिखाए और दूसरा कोई और, लेकिन हकीकत यह है कि दर्द का एहसास उसी को होता है जिस पर बीतती। ये बताया जा रहा है, देखिए इसको तोड़कर इसमें भीतर आग का गोला फेंका गया और वहां से इसमें आग धधकी तो उसका नतीजा आप इस तरफ देख सकते हैं, जो जली हुई किताबें आपको दिखेंगी। दरअसल ये अपने आप में एक त्रासदी है। जब आप इन जले हुए पन्नों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि जब भी कोई दंगा होता है, सांप्रदायिक तनाव होता है, तो जलती है सभ्यता, जलता है वो ज्ञान, सवाल उठते हैं, उंगलियां उठती हैं पूरे के पूरे समाज पर। आज ये जले हुए पन्ने, ये जली हुई किताबें, ये जली हुई पेंसिलें, ये सब पूरे समाज से भी सवाल पूछ रही हैं। बिहार के 2 जिलों में दंगे हुए, रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई और वहां पर पत्थरबाजी के बाद हिंसा जो शुरू हुई तो उसे काबू करने में समय लग गया राज्य सरकार को। विधानसभा में हो रहा ये शोर इस बात का इशारा है कि चुनाव करीब है। नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने विधानसभा में आक्रामक रुख अपनाया। बिहार के साथ हो रहा है, उस पर भी सरकार की जवाब नहीं है। एक खेल कहीं नहीं चलेगा। बीजेपी के सदस्यों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। कहने का ट्रेनिंग मिला है क्या? तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के हंगामे के बीच मार्शल बुलाकर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को उठाकर बाहर कर दिया गया। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के ये व्यवहार विपक्ष के साथ। 80% को 20% का भय दिखाया जा रहा है। हिंदू कायर है, इतना कमजोर है। दंगों का धुआं बिहार के आसमान में था, लेकिन गर्म राजनीति की जमीन को कर गया। मुसलमानों के रहनुमा बनकर ओवैसी आए तो वो खुद ही नीतीश के निशाने पर आ गए। जुलूस के नाम पर हिंदुत्व की तंजीमों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने फसाद फैलाया और प्रशासन ने उन्हें रोकने में जवाब देने के बजाय नीतीश कुमार हमें वही पुराना कैसेट दोहरा रहे हैं कि एजेंट हैं। आप बीजेपी के साथ सत्ता में रहकर बिहार के मुख्यमंत्री बने, फिर नरेंद्र मोदी के साथ आप मिल गए, फिर मुख्यमंत्री बने। अब बिहार में जिसने भाजपा को मजबूत किया, जिसने भाजपा की जड़ें मजबूत कर दी बिहार में, वो हम पर इल्जाम लगा रहा है।
तो ये क्या नीतीश कुमार लगता है कि नोटरी एजेंट है? शहर में शांति तो हो गई, लेकिन राजनीतिक गलियारे में आरोप प्रत्यारोप का शोर है। नीतीश कुमार बीजेपी को जिम्मेदार बताते हैं तो विपक्ष सवाल करता है कि नकली लाल किले पर इफ्तार करके नीतीश कुमार संदेश क्या देना चाहते हैं। सासाराम और बिहार शरीफ की घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर पर खड़ा हुआ विवाद। मैं इस समय पटना में हूं और रविशंकर प्रसाद जी, जो कि अपने क्षेत्र के ही आकलन के लिए यहां पर आए हुए हैं, आपको ये परिस्थितियां परेशान कर रही हैं, लेकिन क्या उससे ज्यादा बीजेपी को नीतीश कुमार की वो तस्वीर परेशान कर रही है इफ्तार पार्टी? देखिए, नीतीश कुमार की उदासीनता मुझे परेशान करती है। नीतीश कुमार जी एक्शन में क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं बिहार शरीफ गए? आपने लोगों को शांत क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं सासाराम गए? आप जाइए, इफ्तार करिए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? नीतीश जी, आपकी प्राथमिकता क्या है? मैं श्वेता जी आपका अभिनंदन करूंगा। मैंने आपकी सारी कवरेज देखी है, जो महिलाओं की पीड़ा आपने बताई है, जो वहां के लोगों का दर्द आपने बताया है। नीतीश कुमार जी, नालंदा आपका क्षेत्र है ना, वो दर्द को थोड़ा सा लगा था मलहम ना, कहां है आप? और सासाराम में भी नहीं गए, बम फूट रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जाता है, लोगों को आश्वस्त करता है, तो उससे मलहम लगता है, चीजें शांत होती हैं। लेकिन ये तो कमाल की बात है। और तेजस्वी जी कहां है? वो भी गायब है। तो ये उदासीन प्रशासन है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। नीतीश बाबू, ये आप दावते इफ्तार में नहीं गए। ये इफ्तार से आपने बहुत गलत मैसेज दिया कि रामनवमी मनाने में कठिनाई होगी, ढेले चलेंगे, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, और आप दावते इफ्तार मना रहे हैं। यह भी आपके, मैं नीतीश कुमार जी को छोड़ता हूं, वो सोचते क्या इस मामले को लेकर। नीतीश कुमार ने तो बहुत इशारों में कह दिया कि इधर उधर कुछ हो सकता है, सीधा सीधा इस सांप्रदायिक हिंसा को नहीं देखा जाए, और बीजेपी पर इशारा कर रहे हैं कि 2024 के चुनावों को देखते हुए आप लोग एक एजेंडा सेट करने की कोशिश। अच्छा, मुझे ये बताइए, एजेंडा की बात छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार मैदान में कहीं नहीं रहेंगे, वो 24 की बात 24 में रखी जाएगी। लेकिन नीतीश बाबू, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? एक सवाल जो श्वेता जी आपने नालंदा में उठाया बिहार शरीफ में, उससे मैं अपने तरीके से रखूंगा। पिछले साल आपकी पुलिस सख्त थी, तो उस पारंपरिक तनाव भरे इलाके में कुछ नहीं हुआ, इस बार क्यों नहीं थी? और बड़ा सवाल है श्वेता जी, क्या बिहार के लोगों को, सासाराम के लोगों को, आपके नालंदा के लोगों को और बंगाल के लोगों को रामनवमी में शोभा यात्रा निकालने का अधिकार है या नहीं? क्या मतलब है इसका? आप जानते हैं पुलिस सख्त होती, लेकिन सवाल इधर उधर का नहीं है, सवाल वोट बैंक का है। और मैं प्रधानमंत्री जी के शब्दों का प्रयोग करूं श्वेता जी, एक तरफ उन्होंने कहा संतुष्टिकरण, सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ तुष्टिकरण। आपको भी इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल दिख रहा है? कुछ लोग इतने बेखौफ क्यों हो जाते हैं? और उनकी बेखौफ होने की बात मैं क्या कहूं, आपने फील्ड पर देखा है और आपने दिखाया है उन पीड़ित महिलाओं को जिनके पुरुष गायब हैं, बच्चे गायब हैं, कोई मारा गया है, उनके दर्द को आपने दिखाया है। नीतीश कुमार क्या वो दर्द देख रहे हैं? तेजस्वी यादव को जरूरत है जाकर के समझाने की। वो कहते हैं कि 38 जिले हैं, आप लोग 2 जिले को देखकर कह रहे हैं कि बिहार जल रहा है। राइट कहां हुआ है? मतलब अगर ये उनका कहना है तो नीतीश बाबू, आपकी संवेदनहीनता मुझे तरस आता है। आप तो जमीन नेता का दावा करते हैं ना, 18 साल से मुख्यमंत्री है ना। अरे एक गांव में दंगा हो तो मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, ये होता है मुख्यमंत्री का जज्बा। लेकिन कुर्सी के लिए तो नीतीश बाबू कहीं भी जाने को तैयार है ना, समस्या ये है। और ये पूरा मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं आप ही की बात को दोबारा कह रहा हूं श्वेता जी, पिछले साल उसी रूट पर रामनवमी पर कोई परेशानी क्यों नहीं हुई बिहार शरीफ में? क्योंकि पूरी सुरक्षा थी, कुछ नहीं हुआ। इस बार दंगाई बेखौफ हैं कि उनको मालूम है हम कुछ भी करें, वोट के लिए सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, ये समस्या है।
आप बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि क्या व्यवस्था दुरुस्त रहे तो इस तरह की चीजें बच सकती हैं? बिहार सरकार से मैं एक ही गुजारिश करूंगा, ये जो हिंदुस्तान का समाज का ताना बाना है ना, यहाँ रामनवमी भी होती है, हनुमान जयंती भी होती है, शिवरात्रि भी होती है, ताजिया भी निकलता है, मुहर्रम भी होता है, सब कुछ होता है ना। चर्च में भी लोग जाकर के क्रिसमस में अपने पूरे भजन गाते हैं जो उनके अपने सब कुछ हैं। ये सबको अवसर मिलना चाहिए, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, यही तो सवाल है। ये जो ताना बाना है ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि समाज का कोई भी अंग, उसके दिल में यह कसक नहीं होना चाहिए कि ये सरकार और मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं। जब ये चिंता श्वेता जी होगी जो बिहार में अभी हो रही है, इससे परेशानी होती है। हाँ, आप मुझे एक चीज बताइए, कोई रामनवमी का डेट पहले से फिक्स नहीं था क्या? आप मुझे बता दीजिए। तो क्या पुलिस का कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी क्या? ये डीजीपी का उन्होंने रिव्यू बाद में क्यों किया? मुझे अच्छा लगता नीतीश कुमार एक बार बैठते रामनवमी के पहले कि मैं रिव्यू करूंगा क्या क्या तैयारी है, कहां कहां लूप होल्स है। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बस दिक्कत क्या है, प्रधानमंत्री का ख्वाब बहुत बड़ा होता है, तो वो ख्वाब देखिए, वहां कोई वैकेंसी नीतीश बाबू, लेकिन अपनी जमीन को क्यों इस तरह से आप गड़बड़ कर रहे हैं? बिहार को संभालिए। अगर आपसे बिहार नहीं संभलता तो मैं दिनकर जी की एक ही बात कहूंगा, खाली करो कि जनता आती है, बस। बिहार में 17% मुस्लिम मतदाता हैं, पर अगर अलग अलग सीटों के हिसाब से देखा जाए तो उनका प्रभाव कई सीटों पर देखा जा सकता है। किशनगंज, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीवान, गोपालगंज और बेगूसराय जिले मुस्लिम वोटों के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन जिलों में 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोट का प्रतिशत 20 से अधिक है। विधानसभा की 243 सीटों में से 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक है, और यही वर्ग वहां चुनावों में उम्मीदवारों की हार जीत तय करता है। पिछले चुनावों से अलग इस बार जब 2024 के चुनाव होंगे तो चुनावी साथी बदल चुके रहेंगे। यानी अगर कुल मिलाकर इन सीटों पर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और हिंदू वोट जातियों में बंट जाए तो महागठबंधन को फायदे की उम्मीद हो सकती है। नीतीश इन वोटों की अहमियत जानते हैं, इसीलिए अपनी छवि सेक्युलर बनाकर रखना चाहते हैं। हाल ही में रमजान के महीने को देखते हुए सरकारी दफ्तरों में मुसलमानों के लिए आने जाने का समय बदल दिया गया था, जिसे लेकर काफी हंगामा छिड़ा था। नीतीश कुमार दंगा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच ही रोजा इफ्तार में शामिल हुए। एक तरफ हिंदू मुस्लिम दंगे, दूसरी तरफ बीजेपी के निशाने पर वो इसीलिए रहे क्योंकि बीजेपी के अनुसार वो मुसलमानों को रिझाने के लिए ये संकेत दे रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों में भी मुसलमानों के लिए एक अलग प्लान नजर आ रहा है। आज की मॉडर्न परिभाषा में जिन बातों को बार बार जिक्र किया जाता है, और वो है कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इस बार बीजेपी ने भी 2024 के चुनावों के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा 2024 के लिए बीजेपी ने मिशन 400 रखा है, जिसके लिए पार्टी समाज के उन धड़ों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है जो विपक्षी पार्टियों के परंपरागत वोट बैंक रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपनी नजरें पसमानदा मुसलमानों पर गड़ाई हैं। बीजेपी ने 60 ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की है जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इन क्षेत्रों में बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। दंगे संयोग है या प्रयोग कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2024 के चुनाव करीब हैं, लिहाजा आरोप भी लगेंगे और चर्चा भी छिड़ेगी। जब भी कहीं पर दंगा होता है, दो ही चीजें हो सकती हैं।
या तो वाकई वहां पर सामाजिक तनाव कुछ इस तरीके का है कि सांप्रदायिक हिंसा छिड़ गई, जो कुछ मौके पर हुआ उस कारण वहां पर उसका रिएक्शन देखने के लिए मिला। दूसरी बात यह हो सकती है कि कोई साजिश हो, लेकिन देखने में यह आता है कि कहीं पर भी अगर दंगे होते हैं तो सीधे तौर पर कह दिया जाता है कि साजिश है, इधर उधर कुछ हुआ है। लेकिन इस सवाल का जवाब तलाशने की जरूरत होती है कि किसी भी दंगे में क्या किसी का फायदा होता है, और अगर फायदा होता है तो किसका? लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। राहत इंदौरी की ये पंक्तियां मौजूदा सूरत हाल में एकदम फिट बैठती। दंगे कैसे हुए, किसने किए, क्यों किए, किसी को खबर नहीं, बस दंगे हुए। कुछ तो प्लानिंग लग रही है, जिस तरह से हुआ है और एक साथ 2-3 जगहों 4 जगहों पर एक साथ हो रहा है, तो प्लानिंग तो लग रही है। हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दंगाइयों के हाथों में तलवारें, बलवाइयों के हाथों में पत्थर, बेगुनाहों के दिलों में सिर्फ दहशत। शोभा यात्रा में कभी ऐसा होता था? शोभा यात्रा में अतिथि में हम नहीं जाते हैं, हम सिर्फ पर ऐसा काम रखते हैं, हम खुशी में नहीं जाते हैं। हमको किसी से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे थे, यहाँ बना रहे थे। रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा और दंगों की खबरें आई। महाराष्ट्र के मलाड, जलगांव और औरंगाबाद, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और डालखोला, बिहार के सासाराम और नालंदा, गुजरात के वडोदरा में, कर्नाटक के हासन से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। बिहार पूरी तरह जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो जो है बांसुरी बजा रहे थे, ये स्थिति पूरी तरह यहाँ चरितार्थ है। अब नीतीश बाबू से कुछ संभल नहीं रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि शरारती तत्वों के उपद्रव को कुछ लोग कॉमनल करार देते हैं। कॉमनल तो बड़ोदरा में भी हुआ, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। मध्य प्रदेश में भी हुआ, उस पर सवाल नहीं खड़ा किया। जो भी शरारती तत्व की संलिप्तता इसमें आएगी, वो पाताल में भी होंगे, तो उनको खोज करके उन्हीं जगह भेजा जाएगा जहां उनके लिए जगह सुरक्षित है। आखिरकार निर्देश अदालत से आए। अगला पर्व हनुमान जन्मोत्सव का था, जब आदेशानुसार शोभा यात्रा को पहरे में निकाला गया, पर सियासत पर तो कोई पहरा रहता ही नहीं। – 2024 के आम चुनावों में अब 1 साल से कम का वक्त बचा है, लेकिन इस 1 साल में और अगले साल की शुरुआत में भी कई राज्यों के चुनाव होने हैं। लिहाजा हर राज्य में चुनावी टेम्पो जोर पकड़ रहा है और वो जो मुद्दों का शोर है वो 2024 के एजेंडा को निर्धारित कर रहा है। बिहार में मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच ही रहता है। फर्क बस इतना है कि महागठबंधन के दल भी बदल गए हैं और एनडीए के भी। इनमें नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर, सीपीआई, सीपीआई-एम और सीपीआई-एमएल शामिल हैं। इनमें से 4 दल सरकार में हैं और तीनों लेफ्ट दल गठबंधन को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का साथ है। लोक जनशक्ति पार्टी में दरार जरूर पड़ गई, लेकिन उसका हर धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में बिहार की महत्ता इस बात को लेकर भी हो जाती है कि मोदी विरोधी मोर्चे का एक अहम नाम नीतीश कुमार है। हालांकि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसे लेकर अलग अलग स्वर और सुर समय समय पर सुनाई देते रहते हैं। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।